हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। मैं कौशल आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो हमने पिछले लेक्चर में जहाँ तक देखा है कि हमने पूरी की पूरी परसेंटेज को अच्छे से समझा है, राइट। एंड वहां से हमने क्या किया था, वहां से पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पूरी की पूरी तरीके से हमने राइट डाउन कर लिया होगा एंड अभी तक अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पहले लेके आऊंगा और फिर स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस मोड में चले आइए, कुछ अच्छे बुक्स, कुछ भी अच्छे रेफरेंस आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है। एंड उससे क्वेश्चंस को लगाना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात बट यहाँ पे ये होगी कि आप ऐसा ना करें कि आप सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो और सीजीएल का बुक लेके बैठ गए, राइट, या बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस को लेके बैठ गए, क्योंकि वहां का लेवल और यहाँ के लेवल में बहुत फर्क है ना। और ये जो कोर्स क्यूरेट करा गया है वो उसी तरीके से करा गया आपके लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं हो सकता था कि बहुत हाई फाई लेवल के बहुत ऐसे क्वेश्चंस करवा दूं, बट आपके एग्जाम्स में उन चीजों का रेलेवेंसी नहीं है, ठीक। एट द सेम टाइम हमें ये भी नहीं करना कि जो हमारे एग्जाम में आने वाले सवाल है उस तरह के क्वेश्चंस को ना करें। क्लियर है? चलो इससे हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। लेकिन आप लोगों से बहुत उम्मीदें होगी कि आप उस चीजों को अच्छे से करके आए होंगे यहाँ पे क्लास में। अदरवाइज क्या होगी, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे थोड़े डाउट्स रहने वाले हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 5% ऑफ 50% ऑफ 500? कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं है। क्या लिखा हुआ है? 5% ऑफ 50% ऑफ 500, ठीक है, ऑफ 500। कुछ नहीं करो, जैसा जैसा लिखा है उसको आप क्या करोगे, परसेंटेज का साइन है तो 100 से डिवाइड, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, 50 के लिए 50, परसेंटेज के लिए फिर से 100 से डिवाइड एंड 500, ठीक है। चलो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। क्लियर? ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम बताओ, यहाँ से हम इस जीरो को कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर में मेरे क्या आ गई देखो ध्यान से, 5 into 5 into 5 दैट इज 125 अपॉन 10। क्या ये 12.5 होगा? क्या ये 12.5 है? ठीक है। चलो इसे आसानी से हम बना सकते थे, बहुत सिंपल सा सवाल है। कर पा रहे हो आप? ठीक है, इसे आप नोट डाउन करोगे और हम लोग नेक्स्ट सवाल पे यहाँ से मूव ऑन करेंगे। क्लियर है? बहुत बेसिक सा सवाल था, कुछ नहीं, परसेंटेज का साइन हटा के हमने डिवाइड करा 100 से, यहाँ भी 100 से, एंड सिंपल फिर कैलकुलेशन कर दी। 5 3 बार थी तो 5 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब इज 125। ये बेसिक सारी चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर है? चलो, इफ 20% ऑफ x इज इक्वल टू 90 फाइंड x, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में करवाया था, कुछ नहीं करना आपको, सेम इसे इस तरह से ही बनाना है। 20% ऑफ x इज इक्वल टू 90, ठीक है। 20 अपॉन 100 करेंगे, ऑफ के लिए मल्टीप्लीकेशन, x के लिए x एंड इज इक्वल टू 90। x के लिए क्या करोगे आप, यहां से 90 100 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या आएगा 2020, ठीक है। इसे कट करो आप, इसे कट करने पे ये क्या बनेगा, 5 into 90 is 450 एंड बी इज द राइट आंसर। बहुत से बेसिक सवाल है, बहुत ज्यादा बेसिक सवाल है ये, है ना। इसे हम आराम से कर सकते हैं। ऐसे सवाल आपके फ्रेंड्स स्कूल के एग्जाम्स में पहले भी बहुत पहले पूछा गया होगा, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे सीयूटी में पूछ दिए जाते हैं, बहुत बेसिक लेवल के भी, है ना। और हो सकता है कि चलो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछे, बट इसके बाद जितने भी आप सवाल देखोगे आपको बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड ही दिखेगा, क्योंकि मैंने लेवल धीरे धीरे बढ़ाया है तो आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बट ये फंडामेंटल्स हैं, ये आपको अच्छे से आने चाहिए, इन सब में गड़बड़ी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना आप? चलो ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, 12 ऑफ 26% ऑफ 5/78 ऑफ 38% ऑफ 7 upon 152 ऑफ 10,000, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसे हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 12 ऑफ 26% ऑफ 5 upon 78, ठीक है, ऑफ 38%, ठीक है, ऑफ 7 upon 152 और इंटू 10,000। चलो इसे हम लोग थोड़ा स्टेबल करते हैं। क्या होगा, 12 ऑफ के जगह पे मल्टीप्लीकेशन 26 के बाद क्या है, डिवीजन का साइन है तो सॉरी परसेंट का साइन है तो डिवीजन करेंगे
ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। जहां जहां परसेंट का साइन है वहां पे 100 से डिवाइड, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी पहले यहाँ पे आप बनाने की कोशिश करोगे अपने से भी, तब जाके सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो 38 से अगर हम इसको कट करें 152 को, इट विल बी 4, नाइस। आप 26 को कट करोगे 78 से तो ये आएगा 3, ठीक है। चलो 3 इंटू 4 क्या होता है बताओ, 3 इंटू 4 12 होता है, और यहाँ भी 12 है, क्या कट कर सकते हैं इन दोनों को, कर सकते हैं, गुड। यहाँ का 2 0 और यहाँ का 2 0 कैंसिल, यहाँ पे और 2 0 हैं, यहाँ भी और 2 0 कैंसिल। 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35, एंड 35 हमारे कहाँ पे दिख रहा है मुझे, बी पे। तो क्वेश्चन भले ही बहुत बड़ा था बट इसका सोल्यूशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। चलो मैं हट जा रहा हूं ताकि आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर पाएं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑफ के जगह पे मल्टीप्लीकेशन है और परसेंटेज के जगह पे 100 से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If 15% of A is equal to 20% of B, सेम चीज हम लिख देंगे, 15% of A is equal to 20% of B। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है then 25% of A is equal to what percent of B, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते A B का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 15% के साइन पे 100 से डिवीजन इंटू A इज इक्वल टू 20/100 इंटू B। 100 और 100 को कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा, A इज इक्वल टू, इस 15 को हम नीचे से लेके चले जाएंगे, 20/15B, ठीक है। 20/15B, क्या इसको 5 से भी कट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ये आ जाएगा 4/3B। बहुत अच्छा। सो A एक्चुअली 4/3 ऑफ B है, A एक्चुअली 4/3 ऑफ B है, ठीक है। बट मेरे से सवाल में क्या पूछा गया है, देन 25% ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट। तो हम पहले लिखते हैं इसे, 25% ऑफ A, 25% ऑफ A, 25/100 इंटू A, ठीक है। A की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, क्या हम A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं 4/3B। यहाँ पे A पूछ रहा है ना, तो एक्चुअली A क्या है, 4/3B है, क्योंकि हमें B के कंपैरिजन में ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ से कैंसिल करेंगे इसको, ये क्या आएगा 1/4, ठीक है, इंटू A की जगह पे क्या पुट करना है 4/3B, ये 4 कैंसिल, 1/3B। लेकिन हमें क्या बोल रहा है, परसेंटेज में निकाल के दो। तो हम क्या करें, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दे, तो क्या आएगा 1/3 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 का मैंने याद करवाया था 33 होल नंबर 1/3, तो ये आंसर हमारा होने वाला है, ठीक है। बहुत सिंपल, कुछ नहीं किया हमने, A और B का रिलेशन निकाला, और A एंड B के रिलेशन निकालने के बाद जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था 25% ऑफ A, वहां से हमने इस क्वेश्चन को डील करा, और फाइनली A का यहाँ पे हमने क्या किया है, A पे जो इसकी वैल्यू थी वो पुट कर दिया B के रिस्पेक्ट में, और यहां से सिंपल कैलकुलेशन 1/3B इंटू 100 आ रही है, करेक्ट। तो क्या करने वाले हैं बताओ, यहाँ पे 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज में ये आंसर निकालना है, ठीक है सर, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 1/3 इंटू 100 दैट इज 33 होल नंबर 1/3%, ठीक है। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चले आगे करते हैं आगे, ठीक है भाई। चलो, A person's salary has increased from 7,200 to 8,100। बताओ, मैंने बताया था परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में, ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, ठीक है। तो इंक्रीज लिखते हैं, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते थे, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, यानी ओवरऑल इंक्रीज देखते हैं, ठीक है। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100, ठीक है। जिनको समझ में आता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 8100 माइनस 7200 अपॉन 7200 इंटू 100, है ना। ओल्ड वैल्यू क्या थी उसकी सैलरी की, 7200 कमा रहा था ना वो, अभी 8100 कमाने लगा, क्लियर है। चलो, ये ऊपर से क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 900 अपॉन 7200 इंटू 100,
एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, यहाँ से ये आ जाएगा 8 और आगे एक्चुअली ये 1/8 इंटू 100। बताओ, मैंने आपको बताया था 1/8 जब आ जाए तो क्या होती है वो 100 से, क्या यही होती है 12.5 या 12 होल नंबर 1/2%। ठीक है, सो डी विल बी द राइट आंसर। कुछ भी नहीं था, सिंपल फॉर्मूले पे थी, है ना, जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है एकदम बिल्कुल वैसे ही थी। ऐसे ही क्वेश्चन आप देखोगे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे सीयूटी के मेन पेपर में। क्लियर है? चलो इसे अच्छे से नोट डाउन आप कर लोगे। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में हम चलते हैं। ठीक है, चलो। ए सैलरी इज 20% लेस देन बी सैलरी। ए की जो सैलरी है बी की सैलरी से 20% कम है, तो ए का सैलरी क्या होगा? पहले हम तो समझ ले बी की सैलरी कितनी होगी। मान लो बी की सैलरी मान लेते हैं क्या है 100 है। ठीक है, ए की सैलरी क्या है 20% लेस है। मैंने बताया था आपको जब भी आप 100 ले लेते हो जो भी परसेंटेज होता है वही उसकी वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो ए की सैलरी क्या होने वाली है 100 से आप 20% कम कर दो, यानी 20 कम कर दो, क्या आ गया 80। बहुत अच्छे, है ना। बी की सैलरी अगर 100 रुपए है तो ए को कितनी सैलरी मिल रही होगी 80, या ए की सैलरी कितनी है 80 है, क्योंकि ए की सैलरी 20% कम है यानी 20 कम है। ठीक है, देन बी सैलरी इज मोर देन ए सैलरी बाय। बी की सैलरी कितनी ज्यादा है? बी की सैलरी कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है बताओ? 100 माइनस 80 इतनी ज्यादा है। 100 माइनस 80 इतनी ही ज्यादा है ना ए की सैलरी, सॉरी बी की सैलरी। ठीक है, देन ए से कंपेयर करने बोल रहे हैं। ए की सैलरी कितनी है 80, कंपेयर किया हमने इंटू 100। ठीक है, ये क्या आया 20/80 इंटू 100। इसको कैंसिल करोगे 4 आएगा, 4 से कैंसिल करोगे 25 आएगा, एंड 25% मेरा डी में यहाँ पे है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात। बी की सैलरी हमने अज्यूम करा 100 रुपीज, है ना। ए की सैलरी 20% लेस थी, इसलिए मैंने बताया था जब भी 100 आएगी तो जो परसेंटेज होगा वही उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ जाएगी। 20% डिक्रीज मतलब 20 रुपी कम, यानी 80 रुपी। बहुत अच्छे। अब पूछ रहा है बी की सैलरी कितने परसेंट ज्यादा है, तो बी की सैलरी एक्चुअली ज्यादा कितनी है 100 माइनस 80, यानी 20 रुपए ज्यादा है। आउट ऑफ कंपेयर किससे हो रहा है? ए से कंपेरिजन हो रही है, इसलिए डिवाइड करा हमने 80 से। ठीक है, इंटू 100, 20/80 इंटू 100, दैट इज 1/4 इंटू 100 इज 25%। क्लियर है? चलो। इन एन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश। देखो इंग्लिश में कितने लोग पास हुए हैं, ध्यान से देखो 85%। बहुत अच्छा है। ठीक है, 85% किसमें? सॉरी 80% इंग्लिश में, 80% इंग्लिश में। ठीक है, 80% इंग्लिश का है, राइट। चलो ठीक है, 80% इंग्लिश का है, और 85% किसमें पास हो रहे हैं? मैथ्स में। 85% किसमें पास हो रहे हैं? मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स में 85%। क्यों बनाया ऐसा मैंने? क्योंकि कुछ लोग दोनों में तो पास हो रहे हैं, कुछ लोग दोनों में पास हो रहे हैं। कितने लोग पास हो रहे हैं? 73% कैंडिडेट पास्ड इन बोथ दीज सब्जेक्ट्स। दोनों सब्जेक्ट में कितने लोग पास हो रहे हैं? 73%। ठीक है, तो ये 73% तो कॉमन है ना। ठीक है, 73% क्या है? कॉमन है। तो 73% अगर कॉमन है तो हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देन व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो पहले ये निकाल लेते हैं कि बोथ सब्जेक्ट में पास कितने लोग हुए हैं, कितने लोग पास हुए हैं। तो 73% तो हमें पता है कि पास हुए ही होंगे, लेकिन एक बात बताओ, 80% इंग्लिश में पास हो गए थे, 85% मैथ्स में पास हो गए थे। ठीक है, पास हो गए, लेकिन इन सब में कॉमन क्या आ गया? 73 कॉमन आ गया। 73 कॉमन आ गया। क्यों कॉमन आया और माइनस क्यों किया हमने? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे हम 73 को भी तो ऐड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इसको ऐड किया हमने, इसको भी ऐड किया, और बीच में क्या आ गया? 73 आ गया। तो 73 को हम माइनस भी करेंगे। 80 और 85 को ऐड करने पे इट इज 165 माइनस 73 इट इज 92, यानी 92% बच्चे, 92% बच्चे किसी न किसी एक सब्जेक्ट में जरूर पास हुए होंगे। 92% बच्चे एक न एक सब्जेक्ट में जरूर पास हुए होंगे। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देन व्हाट परसेंट ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, यानी एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं होने वाला बच्चे कितने हैं? अगर 92% बच्चे किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हो गए तो बच्चे कितने? 8% बच्चे ऐसे होंगे जो किसी में पास नहीं होंगे, ये फेल हो गए, ये बिल्कुल बुरी तरह से फेल हो चुके हैं। और यही मेरा आंसर है।
कितने आंसर होगा 8%। क्लियर है? फिर से थोड़ा बताऊं, चलो। मैंने बोला इंग्लिश में 80% बच्चे पास हुए, मैथ्स में 85% बच्चे पास हो गए। इन दोनों को ऐड करने पे देखो ये तो 100 पार्ट हो जाएगा। 100% से ज्यादा बच्चे पॉसिबल है? नहीं। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कॉमन थे इन दोनों में, तो कॉमन को हमने माइनस कर दिया। क्या आया? 92%। 92% क्या है? 92% ऐसे बच्चे हैं जो एक्चुअली क्या करते हैं, 92% बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअली में किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में भी पास हो जा रहे हैं। यानी कोई सब्जेक्ट में पास ना हो, किसी भी सब्जेक्ट में कोई पास ना हो, ऐसे कितने बच्चे होंगे? 92 को अगर 100 से माइनस करोगे 8% बच्चे, 8% बच्चे ऐसे हैं जो बुरी तरह से फेल हो चुके हैं हर एक सब्जेक्ट में। क्लियर है? 8% इज द राइट आंसर। और ऐसे सवाल आप एग्जाम में बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो। द प्राइस ऑफ द शुगर राइज बाय 25%। ठीक है, हाँ ये एक कॉन्सेप्ट था, शायद मैंने उस समय आपको नहीं सिखाया है। ठीक है, मैं अभी अच्छे से आपको समझा दे रहा हूं। इस चीज को पहले सीख लो, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो, एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। ठीक है, क्या केसेस बनते हैं? दो केसेस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है? ये दोनों केसेस कब बनेंगे? जब एक्सपेंडिचर सेम हो। कब? जब एक्सपेंडिचर सेम हो। कांस्टेंट हो, चेंज ना हो एक्सपेंडिचर। यानी अगर आप मार्केट में 100 रुपए लेके जा रहे हो, ठीक है, कुछ चीजों को खरीदने के लिए, ठीक है, तो 100 रुपीज ही होना चाहिए, एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए, आपका खर्च एकदम बिल्कुल सेम होना चाहिए। चलो मैं आप समझाता हूं अच्छे से। ठीक है, चलो एग्जाम्पल मान लो आप 1000 रुपीज लेके मार्केट जाते हो। ठीक है, क्या करते हो? 1000 रुपीज लेके मार्केट में पहुंचते हो। गुड। कोई कॉमोडिटी आप खरीदते हो जिसकी वैल्यू क्या है अभी? 100 रुपए, जिसकी प्राइस कितनी है? 100 रुपीज। कितने कॉमोडिटी खरीद पाओगे? 10, राइट? अगर 100 रुपीज एक पैकेट का दाम है किसी भी चीज का, मान लो, ठीक है, 1000 रुपीज लेके जाओगे, 1000 रुपीज दोगे आप किसको? शॉपकीपर को। वो आपको कितने पैकेट्स देगा? 10 पैकेट्स देगा, करेक्ट? ठीक है, किसी वजह से उसकी प्राइस 25% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 25% बढ़ गई। तो 100 में 25% का बढ़ना मतलब 25 रुपी बढ़ जाना। समझ रहे हो ना? तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की प्राइस कितनी हो चुकी है अब? पहले 100 रुपए थी, 25% के बढ़ जाने से ये क्या हो गई है? 125। ठीक है, लेकिन मार्केट में आप 1000 रुपये ही लेके जा रहे हो वापस से। ये बहुत जरूरी है, एक्सपेंडिचर क्या करना है? सेम करना है, 1000 रुपये ही लेके जाना है। ठीक है, अगर आपने एक्सपेंडिचर सेम रखी अपनी, 1000 रुपये लेकर ही जा रहे हो, दैट मीन्स अगर आप 1000 रुपये आपके जेब में है और एक यूनिट की प्राइस अब हो चुकी है 125 रुपये, करेक्ट? तो आप कितने यूनिट ले पाओगे? 8 यूनिट ले पाओगे। कितने? 8 यूनिट। 125 इंटू 8 इज 1000। तो एक बात सोचो, जब 100 रुपए था तो आप 10 यूनिट खरीद रहे थे, प्राइस के बढ़ जाने से आपका कंजम्पशन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। कंजम्पशन डिक्रीज हो चुका है, बट एक्सपेंडिचर सेम है, यानी 1000 रुपए में ही। उस 1000 रुपए में ही पहले आप 10 पैकेट्स लेके आते थे, अब उस 1000 रुपए में आप क्या लेके आ रहे हो? सिर्फ 8 पैकेट्स लेके आ रहे हो। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ चुकी है। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ आ गई। अब पहला केस वही देखेंगे। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, जब प्राइस कमोडिटी की इंक्रीज हो जाती है तो जो परसेंटेज की इंक्रीज होती है वो हम क्या करते हैं? एक्स पे डालते हैं, x अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100। ये किसके लिए आ जाएगी? कंजम्पशन के लिए। यानी अगर प्राइस बढ़ी है तो कंजम्पशन क्या होगा? डिक्रीज। कितना डिक्रीज होगा वो यहां से निकलता है। क्लियर है? ये वाले फॉर्मूले से निकलेगा।
ठीक है। दूसरे केस में व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, अगर पैसा कम हो गया, दाम कम हो गया, ठीक है, अगर मान लो उल्टा होता 125 रुपये एक यूनिट का दाम होता और आप 8 यूनिट ही खरीद के ला पाते, ठीक है, उसकी प्राइस अगर 20% से डिक्रीज होती, ठीक है, वो 100 पे आ जाती और आप 8 यूनिट की जगह 10 यूनिट को खरीद पाते। क्लियर है चीज? तो आपकी क्या होगी, आपकी जब भी प्राइस कम होती है आपका कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज आप स्पेंड तो नहीं कर रहे हो, आप पैसे कम नहीं कर रहे ना, एक्सपेंडिचर आपने सेम रखा है। सो इस वजह से आपका क्या होने वाला है, प्राइस जो है कमोडिटी की अगर डिक्रीज हुई तो कंजम्पशन इंक्रीज होगा। तो कंजम्पशन इंक्रीज के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है? चलो इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, नहीं करा तो पीछे जाकर इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको नोट्स बना लो, ठीक है। अब इसने बोला द प्राइस ऑफ द शुगर राइजेस बाय 25%। पहला केस, प्राइस राइज हो रही है, ठीक है। इफ द फैमिली वांट्स टू कीप देयर एक्सपेंसेस ऑन द शुगर सेम एक्सपेंसेस क्या रखना है, सेम रखना है, एक्सपेंडिचर को बदलना नहीं है। इस केस में फैमिली विल हैव टू डिक्रीज द कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। कितना डिक्रीज करना है, यही तो निकालना है हमें। तो देखो पहला वाला फॉर्मूला क्या था, x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100, ठीक है। कितने परसेंट राइज हुई है भाई बताओ, 25%। तो यहाँ पे 25 पुट कर दो, बस इतना सा ही काम है और ये आंसर हमें देता रहेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। ठीक है, देखो यही हुआ, द प्राइस ऑफ द शुगर राइज बाय 25%। तो अगर प्राइस बढ़ गई है 25% से, उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो हमें कितने कम करना पड़ेगा कंजम्पशन, 20%। तभी जाके मेरी खर्च जो होगी, उस मंथली खर्च जो होगी, महीने का जो खर्च होगा शुगर पे, वो सेम रहेगा। क्लियर है ये बात? चलो ठीक है, तो पहला वाला केस लगाएंगे, जब भी प्राइस हाइक होगी तो हम क्या करेंगे, ये वाला लगाएंगे, ये कंजम्पशन के लिए निकलेगा हमारा। कंजम्पशन कितना कम हो जाएगा, डिक्रीज होगी ना कंजम्पशन, तो 20% से डिक्रीज हो जाएगी। चलो, if the price of the commodity is decreased by 20% and its consumption is increased by 20%। देखो यहाँ पे वो वाला सवाल नहीं है, यहाँ पे तुम्हें ही दोनों बातें बता रही है। क्या बता रहे हैं, the price of the commodity is decreased by 20%। प्राइस क्या हो चुकी है, 20% से डिक्रीज हो गई है, लेकिन कंजम्पशन क्या हो चुकी है, 20% से इंक्रीज। ये निकालने नहीं बोल रहे आपको, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम नहीं है, एक्सपेंडिचर सेम नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, अगर एक्सपेंडिचर के लिए पूछ रहे हैं ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, एक्सपेंडिचर सेम नहीं है तो वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर सेम एक्सपेंस नहीं है तो वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20%, तो मान लो भाई प्राइस कितनी थी, पहले मान लो 100 रुपए थी, प्राइस पहले 100 रुपए थी, 20% डिक्रीज हो गई तो न्यू प्राइस क्या होगा, न्यू प्राइस क्या होगा बताओ। 20% डिक्रीज होना मतलब 100 में से 20 कट गया, 80 रुपए का प्रोडक्ट बन गया। समझ गए ना कैसे हुआ 20%? मैंने बताया ना, 100 पे जब भी आप 20% लगाओगे, सेम उतनी ही वैल्यू डिक्रीज होती है। तो 100 से वो कितने का बन गया, 80 रुपए का। यानी जो कमोडिटी आप पहले 100 में लाते थे, उसकी प्राइस गिर जाने की वजह से 20% से वो अब कितने में आने लगी है, 80 रुपए में, 80 रुपए में वो आने लगी है। बहुत अच्छे। लेकिन एक और दिक्कत आ गई, कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 20%। कंजम्पशन कितनी बढ़ गई, 20% से बढ़ गई। यानी 80 रुपए का जो आप सामान लाते थे, ठीक है, ये खुद में ही 100% है ना, इसमें ही आपने क्या करा, 20% और आपने बढ़ा लिया अपना क्या, कंजम्पशन लेकिन बढ़ा लिया आपने। 80 रुपए में जो सामान आता था, 80 रुपए का सामान में आपने 20% अपना और खपत बढ़ा लिया, और ज्यादा यूज करने लगे। ज्यादा यूज करना मतलब प्लस करेंगे, ठीक है, 80 प्लस 20% ऑफ 80, 10% क्या होगा 8, 20% क्या होगा 16, ये आ गया 96। तो एक बात बताओ, पहले जिस चीज को आप 100 रुपए में लेके आते थे, अब लाके ले आ रहे हो 96 रुपीज में। 100 रुपए का सामान अब कितने में ला रहे हो, 96 रुपए में आपका काम हो जा रहा है। आपने 20% अपना कंजम्पशन बढ़ा लिया, उसके बाद भी क्या हो रहा है, ये 96 रुपए में आ रहा है। यानी 4 रुपए बच रहे हैं ना, 4 रुपए बच रहे हैं आउट ऑफ 100 ही था पहले प्राइस, इंटू 100, यानी ये 4% क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, 4% डिक्रीज हुई है। यानी पहले 100 में जो सामान लाते थे,
अब उसकी प्राइस कम होने की वजह से 80 हो गया, लेकिन आपने कंजम्पशन बढ़ा दिया 20%, इस वजह से आपको 96 रुपए का खर्च आ रहा है। अब ये एक्चुअली 4% का डिक्रीज है, क्योंकि 100 रुपए जो खर्च करते थे आप अब 96 रुपए खर्च करते हो। क्लियर ये बात? ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। When 35 is subtracted from a number, it reduces to its 80%. What is the 1/4 of that number? जैसे देखो क्वेश्चन में बताया गया नंबर के बारे में नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे, x लेंगे। ठीक है, x चुन लिया हमने। When 35 is subtracted from the number, 35 हमने जब सब्ट्रैक्ट करा उस नंबर से, ठीक है, it reduces to its 80%. कितना बच गया वो? 80% बच गया है। क्या बच गया है? 80% ही बचा अपने नंबर का, 80% नंबर का बच गया। ठीक है, अब क्या करोगे, सिंपल सॉल्व करो। ठीक है, x माइनस 35 इज इक्वल टू 4/5 ऑफ x। ठीक है, क्या करेंगे हम बताओ? इसे हम ये कर सकते हैं, इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे और इसको इधर लेके चले जाएंगे। दैट इज x माइनस 4/5 ऑफ x इज इक्वल टू, ये माइनस में तो उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो हम एलसीएम लेंगे। 5 इंटू एक्स इज 5x एंड 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 4x आएगा इज इक्वल टू 35। ठीक है, चलो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, क्या आने वाला है देखो, 5x माइनस x क्या होगा, 4x। x इज इक्वल टू 5 इंटू 35, दिस इज 5, 2 रह गया 175। ठीक है, x एक नंबर जो है वो कितना आ चुका है, 175। वो नंबर क्या आ चुकी है, 175। अगर वो नंबर पूछ लेता तो हम क्या लिखते हैं, 175, लेकिन उसने कुछ और पूछा है। उसने क्या बोला, व्हाट इज 4/5 ऑफ दैट नंबर, 4/5 ऑफ दैट नंबर, 4/5 of that number. So 4/5 of that number, that is 175. Of के जगह multiply 4/5 into 175. इसको कट करोगे ये 35 आएगा, 35 4 the 140. 140 is the right answer. क्लियर है? बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं किया हमने, जैसे जैसे पूछा था। When 35 is subtracted from a number, नंबर से हमने 35 को माइनस करा, ये कितना बन चुका है, 80% ऑफ इटसेल्फ, 80% ऑफ इटसेल्फ। बाकी कैलकुलेशन है, 80 को हमने 100 से डिवाइड किया, क्या हो गया, 4/5 इंटू एक्स। ठीक है, 4/5x को हम क्या करेंगे, इस तरफ अगर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। फिर सिंपल कैलकुलेशन है जो आपको आना चाहिए, बिल्कुल ही अच्छे तरह से आना चाहिए। क्लियर है? चलो, इस लेक्चर का हमारा अभी के लिए बेसिक क्वेश्चंस में ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना आपको। A man loses 20% of his money. After spending 25% of the remainder, he has 480 rupees left. What is the amount he originally had? ठीक है, एक बात बताओ, a man loses 20% of his money. उसके पास पहले 100% पैसे होंगे, उसके पास पहले 100% पैसे होंगे, उसमें से उसने 20% गवा दिए। ठीक है, 20% गवा दिए, कितने बचे उसके पास, सोचो, 80% अब बचा हुआ है। रिमेनिंग कितना है बताओ, रिमेनिंग 80% बचे हुए हैं। 100% पैसे थे, 20% क्या किया उसने, लूजेस, उसने नुकसान कर लिए, तो उसके पास अब 80% बचा है। ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर, 25% ऑफ द रिमाइंडर, सो 25% ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, 80% ही बचा ना अब 20% खोने के बाद, तो 80%, 25% ऑफ 80%, 25 मैंने समझाया आपको, ये 1/4 होगा इंटू 80%, क्या आ गया, 20%। ठीक है, यानी एक चीज सोचो, एक इंसान ने 100% में से 20% गवा दिए। ठीक है, बचे कितने, 80%, बहुत अच्छे। उसके बाद उसने जो आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर, 25% जो बचे हुए पैसे हैं उसको उसने कहां कर दिया, स्पेंड कर दिया, स्पेंड। उसकी स्पेंडिंग कितनी हो गई, 20% उसने स्पेंड भी कर दिया, तो 20% गवा दिए, 20% लॉस करा है, ये स्पेंड करा है। ठीक है, तो उसके पास जब 20% ये खत्म हो गया, 20% ये खत्म हो गया, यानी 40% कहीं ना कहीं उसने क्या करे हैं, अपने 100% में से
खर्च कर दिए या कहीं ना कहीं गवा दिए। बचा कितना उसके पास? 100% पैसे थे, 20% गवा दिए, 20% खर्च कर दिया। कितने बचे? 100 में से 40 माइनस दैट इज 60% बचे हुए हैं। 60% बचे हुए हैं, ठीक है। तो सेविंग कितनी है? सेविंग कितनी है? 60% का। समझ गए आप लोग? बहुत अच्छा। यहां पे वही तो पूछ रहा है कि अगर उसके पास पैसे बचे हैं 480, यानी 480 रुपी इज इक्वल टू 60%। 480 रुपए बचे हुए अभी हैं और सेविंग में भी 60% ही बचा हुआ है। तो 60% कहीं ना कहीं क्या 480 के बराबर है, ठीक है। 60% ऑफ एक्स, क्योंकि हमें उसके पैसा नहीं पता, उसकी वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो 60% ऑफ एक्स यानी ये हमारा सेविंग है उसका, और एक्चुअली उसके पास सेव था कितना, अगर हम रुपए के टर्म में देखें तो 480 रुपए। तो हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 60% को हम यहां ऐसे लिख सकते हैं, इंटू एक्स इज इक्वल टू 480, ठीक है। x इज इक्वल टू 480 इंटू 100 अपॉन 60, ठीक है। 60 को कट करोगे से 8 आएगा। x इज इक्वल टू 800। 800 किधर है? सी में, और ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो इस तरह से समझ के करो, बहुत इजी होगा। 100% उसके पैसे थे, 20% उसने गवा दिए, 80% बचा, फिर 25% रिमाइंडर में से यानी 25% ऑफ 80% हम निकालेंगे तो ये 20% आएगा। इतने पैसे उसने खर्च कर दिए, ठीक है। तो 20% गवा दिए, 20% खर्च कर दिए, तो 40% उसने कहीं ना कहीं सब निपटा दिया। बचे कितने? 100% में से 40% माइनस करोगे तो 60% आएगा। ये उसके पास है अभी जेब में, और इसके जेब में एक्चुअली कितना है? 480, बराबर हो गया ना। 60% ऑफ x इज इक्वल टू 480। यहां से सॉल्यूशन है 800 आ जाएगा। क्लियर है? होपफुली आपने इन सबको अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, है ना, या तो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो, सो थैंक्स अ लॉट। इस पूरे वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा होपफुली, और नोट्स बना के अच्छे से आप इस चीज को क्या कर रहे होगे? प्रैक्टिस करोगे फिर से। ऐसे ही सवाल आप क्या कर सकते हो, जहां कहीं भी आपके पास अवेलेबल होंगे आप वैसे सवाल बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो मतलब सीरीज आने वाला होगा उसमें क्या आएगा, क्वेश्चन आपके थोड़े एडवांस लेवल के आएंगे, ठीक है। तो आप पहले से फिर से रिवीजन कर लोगे। एक कॉन्सेप्ट जो रह गया था मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है, ठीक है। वहां पे मैंने बोर्ड ऑन करके आपको वो बताया था, उस चीज को भी आप अच्छे से नोट कर लोगे, ठीक है। अगर जिससे छूट गया पीछे वीडियो में जाके देखें, मैंने बोर्ड में वो बताया है, दैट इज एक्सपेंस वाला, कमोडिटी का। उस चीज को आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।